Yes, students. Today we are going to start our next topic, a new conservatism after 1815. कंजर्वेटिव कौन थे? जो पुरानी सोच वाले लोग थे, जो पुराने ट्रेडिशन में, जो पुरानी सोसाइटी थी, मोनार्की था, चर्च था या सोशल हायरकी, इन चीज़ों में बिलीव करते थे कि उन्हीं के साथ बने रहना। ये हम 9th में भी टॉपिक किया हुआ है हमने, जो 3 कैटेगरी थी, रेडिकल्स, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स। तो फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 नेपोलियन वाटरलू की फाइट में ये डिफीट हुआ था या हारा था उसमें, उस बैटल में। और उससे पहले 1804 से लेके 1815 तक इसने रूल किया था नेपोलियन ने। अब जो न्यू कंजर्वेटिव, जो नया एक कंजर्वेटिव जो सामने आया, उसको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होने लगा कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस होने चाहिए। न्यू कंजर्वेटिव्स, और उनको ये क्यों लगता था? उनको ये कहीं ना ये लगता था कि कंजर्वेटिव्स का ये मानना था कि मॉडर्नाइजेशन कुड स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मोनार्की। अगर मोनार्की को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्प करेगी हमारी। और इसके लिए क्या क्या चीज़ें थी, जैसे कि मान लो नई चीज़ें, जो मॉडर्न आर्मी है, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है, डायनेमिक इकोनॉमी है, एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम वुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। अगर हम इन चीज़ों को, चेंजेस को अपनाएंगे तो इससे हमारी जो मोनार्की सिस्टम है वो और ज़्यादा मजबूत होगा। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर्स, जो उस टाइम में जो मेन पावर्स थी, ब्रिटेन, रशिया जो अब करंट में जर्मनी है, एंड ऑस्ट्रिया, हु हैड कोलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, जिन्होंने मिलके नेपोलियन को हराया था, मेट एट द वियना टू ड्रा अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। और ये सेटलमेंट के लिए इनकी मीटिंग हुई थी वियना में। मीटिंग का एजेंडा था कि जो नेपोलियन रूल के टाइम में जो चेंजेस हुए थे उनको रिस्टोर किया जाए। वहाँ ट्रीटी साइन हुई थी 1815, ट्रीटी ऑफ वियना। और इस मीटिंग में जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे, इनके जो मेन होस्ट करने वाले कौन थे, तो कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। ये 1 मार्क में आंसर या आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो ये उस टाइम में उनको चांसलर, उसका होस्ट यानी कि मेन वो बनाया गया। और इनका मेन एम या ये चाहते क्या था कि बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया जाए। फ्रांस में जो थी बर्बन डायनेस्टी, जो पहले रूल कर रही थी, और फ्रांस ने नेपोलियन के अंडर जितनी भी टेरिटरीज़ को जीता था, यूरोपियन पावर्स ने उन्हें वापस छुड़ा लिया। फ्रेंच एक्सपेंशन को रोकने के लिए उसके चारों तरफ बाउंड्रीज़ बना दी, टेरिटरीज़ बना दी, ताकि फ्यूचर में फिर से ऐसी कोई प्रॉब्लम उन्हें फेस ना करनी पड़े। और उन्होंने क्या किया, प्रशिया को न्यू टेरिटरीज़ दी गई, वेस्टर्न फ्रंटियर, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का। तो ये सब चीज़ें उसमें चेंजेस जो किए उन्होंने। और द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्की। मेन उनकी इंटेंशन यही थी कि मोनार्की को वापस रिस्टोर करें, पावर में आए, जो नेपोलियन के टाइम में चली गई थी, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। कंजर्वेटिव रेजिम्स सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। उस टाइम में जो भी रेजिम सेटअप हुई थी वो ऑटोक्रेटिक थी, किंग रूल करते थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड sought to curb activities that question the legitimacy of the ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। और वो ये नहीं चाहते थे कि वो उस चीज़ को टॉलरेट नहीं करते थे कि कोई उनकी गवर्नमेंट को या उनकी एक्टिविटीज़ को कोई क्रिटिसाइज़ करे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सैड इन न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स, एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और उन्हें ये चीज़ भी बर्दाश्त नहीं थी, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, ये जो लिबर्टी और फ्रीडम के जो आइडियाज़ थे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिले थे इनको, तो वो ये नहीं चाहते थे कि लोग इनके ऊपर कुछ न्यूज़पेपर में या बुक्स, प्ले या सॉन्ग में कुछ भी ऐसे आइडियाज़ के बारे में कुछ लिखे। इसीलिए उन्होंने सेंसरशिप इम्पोज कर दिया था, जो उनकी मर्जी के बिना कुछ भी ऐसा टाइप प्रिंट करना, बुक वगैरह लिखना परमिशन नहीं थी उनको। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन नॉनलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। लेकिन अभी भी लिबरल्स जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो मेमोरी, जो उनकी याद थी, उससे इंस्पायर हो रही थी, लिबरल्स इंस्पायर्ड थे उनसे। वन ऑफ द मेजर इशू, उनका मेन इशू क्या था लिबरल नेशनलिस्ट का, हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ द प्रेस। वो चाहते थे कि उन्हें लिखने की आज़ादी मिले, फ्रीडम ऑफ प्रेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द रेवोल्यूशनरीज। अभी रेवोल्यूशनरीज में इसमें हमने क्या देखना है कि जब 1815 के दौरान, इस टाइम पीरियड में जब कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए, तो इन्होंने जो ये एक्टिविटीज़ करते थे नेशनलिस्ट,
उनको दबाने की कोशिश करते थे, रिप्रेस करने की कोशिश करते थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे उन्होंने अपनी अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनानी स्टार्ट कर दी, सीक्रेट सोसाइटीज़। Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. वो इस तरह क्या करते थे, वो अपने रेवोल्यूशनरीज़ को ट्रेन करते थे ताकि ये नेशनलिज्म की फीलिंग या उनके आइडियाज़ जो हैं उनको आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले किया था वो था ग्यूसेपी मैज़ेनी। ये कौन थे? ये ही बॉर्न इन जिनोवा इन 1807। ही वाज इटालियन रेवोल्यूशनरीज। 24 की एज में ही वॉज सेंट इनटू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगुरिया। उनको देश निकाला दे दिया गया था क्योंकि इन्होंने मोनार्की हटा के रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की थी। फिर भी इन्होंने अपनी अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, यंग इटली इन मर्सेल और यंग यूरोप इन बर्ने। ही बिलीव दैट कि भगवान की मर्जी है कि जितने भी नेशन हैं वो नेचुरल यूनिट होने चाहिए मैनकाइंड के। अगर किसी एरिया के लोग मिलकर नेचुरल यूनिट बनाना चाह रहे हैं तो वो होना चाहिए। वो चाहते थे कि इटली स्मॉल स्टेट्स और किंगडम्स में ना बटे, वो इटली का यूनिफिकेशन चाहते थे। तो एक हमने ड्यूक मैटरनिक जो ऑस्ट्रिया के चांसलर हमने अभी पढ़ा था, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी? मैटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो कंजर्वेटिव और मोनार्की का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था मैटरनिक ने। अब इन सीक्रेट सोसाइटी का मेन ये एम क्या था, ये क्या चाहते थे? स्प्रेड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म के आइडिया स्प्रेड करना, अपोज मोनार्की, इसके अगेंस्ट थे, वांटेड फ्रीडम एंड ऑटोक्रेटिक रूल का एंड। नेशन स्टेट यानी कि जहाँ इनका कॉमन कल्चर हो, कॉमन लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ये सब ये इनका मेन एम था सीक्रेट सोसाइटी का।